नमस्कार, एग्जाम हैप्पी बाई झारखंड चैनल में आपका स्वागत है। तो दोस्तों जुड़ चुका हूं मैं यहां पर आपके लिए जेटेट परीक्षा 2025-26 की तैयारी को लेकर के। तो आप सभी जेटेट का परीक्षा देने के लिए तैयार होंगे। जेटेट परीक्षा बहुत जल्द होने वाली है, तो आप सभी यहां पे क्लासेज के लिए अवश्य जुड़ेंगे। आपको बताते चले, जेटेट में तैयारी को लेकर के बहुत तरह से आपके मन में कौतूहल बना हुआ होगा कि किससे तैयारी करें, कहाँ से तैयारी करें। तो आपको बताते चले, जेटेट परीक्षा में यदि आपको परचम लहराना है तो आप झारखंड राज्य के अनुमोदित पाठ्यक्रम JCERT किताब को पढ़ना कभी भी नहीं भूलेंगे। बाहर का प्रैक्टिस सेट लेकर के यदि आप पढ़ रहे हैं तो वो आपके साथ धोखा हो रहा है, ठीक है। तो आप JCERT जैक का किताब ले लीजिए, जो कि आपको झारखंड राज्य के सरकारी विद्यालयों में मिलते हैं। अगर आपको नहीं मिल पाता है तो हम देखिए यहाँ पे झारखंड राज्य के सरकारी विद्यालय से आपको हूबहू हैंड रिटेन नोट्स डेली बना करके जो आपका न्यू सिलेबस आया है उसके आधार पर यहाँ पर सभी सब्जेक्ट का, चाहे आप 1 से 5 के शिक्षक हो, चाहे 6 से 8 का शिक्षक हो, सभी की तैयारी करवाते हैं। आप घर बैठे यहाँ पर क्षेत्रीय भाषा छोड़ करके सभी सब्जेक्ट का केवल 500 रुपये में तैयारी कर सकते, जिसके लिए देखिए यहाँ पर आपको मोबाइल नंबर दिया गया है 9631054226 पर आप संपर्क करके यहाँ से सभी कोर्सेज परचेज भी कर सकते हैं, तैयारी भी कर सकते हैं। बहुत सारे कोर्सेज बन गए हैं, तो आप अवश्य संपर्क कर लेंगे, घर बैठे ही तैयारी यहाँ से हो जाएगी। चलिए देखते हैं आगे। बाल केंद्रित शिक्षा, ठीक है, चाइल्ड सेंटर एजुकेशन यहाँ पे आपको पढ़ना है, ठीक है। चाइल्ड सेंटर एजुकेशन, बाल केंद्रित शिक्षा, ये टॉपिक 3 आपका होगा। जो बाल केंद्रित शिक्षा होगा इसको हम लोग देखेंगे। यहाँ से 2 प्रश्न आपके जेटेट एग्जाम में आएंगे, ठीक है। इसमें देखिए आपको यहाँ पे पूरा किताब का निचोड़ निकाला हुआ है। बहुत कम पॉइंट में यहाँ से एक प्रश्न इसी स्तर का आपका रहेगा ही रहेगा, इसलिए वीडियो के अंत तक आप लोग जुड़े हुए रहिएगा, बने रहिएगा, देखते रहिएगा, ठीक है। इसमें आपको पहले थ्योरी क्लास मिलेगा, इसके बाद इसके आप अंत में देखेंगे तो वहाँ पर आपको जो है इसका MCQ क्वेश्चन वस्तुनिष्ठ प्रश्न भी करवाया हुआ है। आप जब वस्तुनिष्ठ प्रश्न को बहुत अच्छी तरह से कर लेंगे तो आप समझिए कि आपका यहाँ से जो भी प्रश्न आएगा उसी तरह का होगा। थोड़ा बहुत उसमें फेरबदल हो सकता है, लेकिन प्रश्न का स्तर यही रहेगा बाल केंद्रित शिक्षा से, ठीक है। चलिए देखते हैं बाल केंद्रित शिक्षा क्या है, ठीक है। अभी का जो यहाँ पे न्यू पॉलिसी चल रही है वो बाल केंद्रित शिक्षा से जुड़ा हुआ है। बाल केंद्रित शिक्षा में क्या होता है, ठीक है। देखिए, बाल केंद्रित शिक्षा जो है जीवन की एक शिक्षण प्रणाली है और जो प्रगतिवादी विचारधारा पर आधारित है, ठीक है। यह किस विचारधारा पर आधारित है? प्रगतिवादी विचारधारा पर आधारित है। यह पूर्णतः मनोवैज्ञानिक है। इसमें बालक या शिक्षार्थी को केंद्र बिंदु में रहकर शिक्षा नीति बनाई जाती है। तो बहुत ही अच्छी बात है। बाल केंद्रित शिक्षा जो जीवन की एक शिक्षण प्रणाली है और यह एक प्रगतिवाद विचारधारा पर आधारित है। यह पूर्णतः मनोवैज्ञानिक है, जिसमें बालक को केंद्र बिंदु में रखकर शिक्षा नीति बनाया गया है, जिसमें बालक केंद्र बिंदु में होता है, जिसमें बालक के हर पहलू पर ध्यान दिया जाता है, जिसमें बालक के हर सर्वांगीण विकास पर ध्यान दिया जाता है। वही शिक्षा जो है आपका बाल केंद्रित शिक्षा है, ठीक है। तो बाल केंद्रित शिक्षा बालक पर आधारित शिक्षा है। क्लियर? चलिए अब हम लोग देखेंगे बाल केंद्रित शिक्षा जो हमारे यहाँ अपनाई गई है उसकी क्या विशेषताएं हैं, ठीक है। बाल केंद्रित शिक्षा की क्या विशेषताएं हैं उसको हम लोग यहाँ पे देख लेंगे। ये जो शिक्षा की विशेषताएं हैं जब आप देखेंगे तो इससे बहुत सारे प्रश्न अभी आपको इसके पीछे मिलेंगे जिसका संबंध यहाँ से होगा, इसलिए आप सभी इसको हर पॉइंट को अच्छी तरह से समझने का प्रयास करेंगे, ठीक है। चलिए देखते हैं क्या है बाल केंद्रित शिक्षा का पहला पॉइंट विशेषता में है। इसमें शिक्षा का केंद्र बिंदु बालक होता है। आपसे प्रश्न पूछा जाएगा कि बाल केंद्रित शिक्षा में शिक्षा का केंद्र बिंदु कौन होता है, तो बाल केंद्रित शिक्षा में शिक्षा का जो केंद्र बिंदु होता है वो आपका बालक होता है, ठीक है। इसमें बालक के प्रति क्या होता है, तो नेक्स्ट पॉइंट में हम लोग देखेंगे कि इसमें बालक की रुचियों, प्रवृत्तियों तथा योग्यताओं आदि को ध्यान में रखकर ही शिक्षण प्रदान किया जाता है। जैसे आप एक शिक्षक हैं, यदि आप विद्यालय में जाते हैं तो हर बालक का व्यक्तिगत रुचि, व्यक्तिगत प्रवृत्तियां, व्यक्तिगत योग्यताएं अलग अलग होती है, ठीक है। तो आप जब भी क्लास में जाएंगे तो उन सभी बालकों की एक लिस्ट होगी कि कौन सा बालक किस रुचि में, किस प्रवृत्ति में रखता है, और उसी को ध्यान में रख करके आपको शिक्षण प्रदान करना है, आपको शिक्षण देना है। यही बाल केंद्रित शिक्षा का मुख्य थीम है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट है
प्रत्येक बालक का अलग से व्यक्तिगत ध्यान दिया जाता है, अर्थात पिछड़े बालक के लिए अलग पाठ्यक्रम तथा मंदबुद्धि बालक के लिए अलग अलग व्यवस्था की जानी चाहिए। ठीक है, जब भी आप एक शिक्षक होने के नाते विद्यालय में जाते हैं तो आप देखेंगे प्रत्येक बालक से यानी व्यक्तिगत रूप से आपको उन बालकों की जानकारी रखनी चाहिए। इस बाल केंद्रित शिक्षा में क्या कहता है कि जो शिक्षक है आपके वो प्रत्येक बालक का व्यक्तिगत इंडिविजुअल जो है उनके रुचि को लिखेंगे एक कॉपी में और उसको ध्यान में रखेंगे कि कौन सा बालक मेरे विद्यालय में किस स्तर का है, कौन पिछड़ा बालक है, कौन मंदबुद्धि बालक है, कौन तीव्र बालक है, सबको अलग अलग प्रकार से उसको रख करके बांट करके उसको शिक्षा का व्यवस्था करना है, उसको शिक्षा दिया जाना है। ये आपका बाल केंद्रित शिक्षा में कहा गया है। ठीक है, चलिए अगला है बालक का व्यक्तिगत निरीक्षण करके दैनिक समस्याओं को दूर करने का प्रयास किया जाता है। इसमें क्या होता है कि जब भी शिक्षक जो होते हैं हम आपको क्या करना है, प्रत्येक बालक का एक व्यक्तिगत निरीक्षण कर लेना है। ठीक है, और निरीक्षण करके उसके दैनिक समस्याएं क्या है, दिन प्रतिदिन की समस्याएं क्या है, उसको भी दूर करने का प्रयास बाल केंद्रित शिक्षा में किया जाना है। अगला पॉइंट है बालक की समस्याओं को दूर करने के लिए निदानात्मक तथा उपचारात्मक शिक्षण का उपक्रम किया जाना चाहिए। ठीक है, आपको यह पता चलता है कि बालक में समस्याएं हैं और बालक में ऑलरेडी समस्याएं होती ही है, तो उसको दूर करने के लिए उसका निदानात्मक या उपचारात्मक शिक्षण का व्यवस्था किया जाना चाहिए। ठीक है, उसका निदान निकालना चाहिए, उसका उपचार करना चाहिए। ये बालक की समस्याओं का दूर करने के लिए व्यवस्था है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट, बालक को स्वावलंबी बनाकर उसमें स्वतंत्रता की भावना जागृत की जाती है। देखिए, बालक जब भी होगा तो बालक को स्वावलंबी बनाइए, उसको अपने ऊपर आत्मनिर्भर होने देना चाहिए, उससे अपने हर स्तर से उसको काम करने की छूट दी जानी चाहिए, जिससे बालक स्वावलंबी बन सके और वह हर काम को अच्छी तरह से अंजाम दे सके। ठीक है, तो अच्छे अच्छे कार्यों को करने के लिए बालक को विद्यालय में स्वावलंबी बनाना चाहिए। उनकी भावना को, जो उनके मन की भावना है उसमें स्वतंत्रता दी जानी चाहिए, जिससे बच्चा खुलकर आपके शिक्षक के सामने प्रकट कर सके कि हम इस तरह का काम, इस तरह का यहाँ पर एक्टिविटी कर सकते हैं। तो इसमें स्वतंत्रता की भावना बाल केंद्रित शिक्षा में जागृत किया जाना है शिक्षकों के द्वारा। ये नहीं कि उसको डरवाना है, डरवा करके आप किसी तरह का काम करवा रहे हैं, उसको अगर बोलना चाह रहा था आप नहीं बोलने दे रहे, ये अभी बाल केंद्रित शिक्षा में हटा दिया गया है। ठीक है, तो बाल केंद्रित शिक्षा में क्या है, बालक को स्वतंत्रता देना है, जिससे कि वह अपने विचारों को आप सभी शिक्षकों के सामने व्यक्त कर सकेगा, उसमें भावना अच्छी जागृत होगी और वह कुछ अच्छा काम करके दिखा सकता है। इसे बाल केंद्रित शिक्षा के अंतर्गत मोटो बनाए गए हैं। नेक्स्ट स्टेप होगा मानसिक शांति और संतोष हेतु उन्हें प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। देखिए, यहाँ पे जब भी बच्चे आपके विद्यालय में कार्य कर रहे होते हैं, अगर बच्चे अच्छे से अच्छे काम करते हैं, थोड़ा भी अच्छा काम करता है, तो उस बालक को शांति और मन को संतोष दिलाने के लिए उन्हें जरूर किसी न किसी तरह का शाबाश, प्रोत्साहन, गुड, वेरी गुड, जो भी आपको मिलता है उस बच्चा को जरूर प्रोत्साहित करना चाहिए, जिससे कि उस बच्चा को मानसिक शांति और संतोष मिले कि वह अच्छा काम कर रहा है। ठीक है, तो कुछ भी बच्चा अगर विद्यालय में आपका अच्छे कार्य की ओर प्रेरित हो रहा है तो आप उसको क्या करें, प्रोत्साहित करना चाहिए। ये बाल केंद्रित शिक्षा के मोटो है। ठीक है, चलिए अगला है यहाँ पर बाल केंद्रित शिक्षा का सिद्धांत। अब हम लोग देखेंगे कि बाल केंद्रित शिक्षा का सिद्धांत क्या है। ठीक है, बाल केंद्रित शिक्षा का सिद्धांत क्या है, प्रिंसिपल ऑफ चाइल्ड सेंटर एजुकेशन, बाल केंद्रित शिक्षा का सिद्धांत क्या है। ठीक है, जिसमें सबसे फर्स्ट आता है रुचि का सिद्धांत। क्या आता है, रुचि का सिद्धांत। ठीक है, देखिए बाल केंद्रित शिक्षा में रुचि का सिद्धांत क्या है, तो बाल केंद्रित शिक्षा में रुचि का सिद्धांत कहता है कि बालक को आप जब विद्यालय में जाए तो व्यक्तिगत रूप से उसका विषय वस्तु के प्रति जो रुचि है उसी से वह प्रभावी अधिगम कर पाएगा। ठीक है, यानी जब आप उसके बच्चे को रुचि को देखते हैं तो उसमें जिस विषय में जिस बच्चा का ज़्यादा अच्छा रुचि होगा उसका वह जो है अधिगम अच्छा से कर पाएगा, उसका वह प्रभावी अधिगम फल प्राप्त कर पाता है। इसलिए रुचि का सिद्धांत जो है यहाँ पे आपका कार्य कर रहा है। ठीक है, चलिए प्रेरणा का सिद्धांत क्या है, प्रेरणा का सिद्धांत। ठीक है, अधिगम के लिए प्रेरित शिक्षार्थी ही प्रभावी अधिगम कर सकता है। प्रेरणा का सिद्धांत में क्या करता है कि जो बच्चे अधिगम सीख रहे होते हैं
उनको प्रेरित करने का काम है शिक्षक को। ठीक है, शिक्षक क्या करेंगे, बच्चे को अच्छे कार्य करने के लिए प्रेरित करना उनका अधिगम का मुख्य काम होगा। ठीक है, तो अच्छे बच्चे क्या करेंगे, तो प्रभावी अधिगम के लिए उसको प्रेरित करते रहेंगे। ठीक है, इसलिए प्रेरित करना अधिगम का मुख्य काम होगा, शिक्षक का मुख्य काम होगा, जो कि प्रेरणा के सिद्धांत पर निर्भर करेगा। नेक्स्ट पॉइंट है चयन का सिद्धांत। ठीक है, चयन का सिद्धांत, इसमें क्या होगा कि बच्चों को योग्यता के अनुरूप विषय वस्तु का चयन करने देना है। ठीक है, बाल केंद्रित शिक्षा के अंतर्गत चयन का जो सिद्धांत है, उस सिद्धांत में क्या कहा गया है कि जो बच्चा होगा, बच्चे की जो योग्यता होगी, बच्चे की जो एबिलिटी आएगी, उसमें आप जब व्यक्तिगत रूप से देखेंगे तो जिस प्रकार की योग्यता आ रही होगी उसी के अनुरूप उसको विषय वस्तु का चयन करवाना चाहिए, जिससे कि वह उस विषय वस्तु में बहुत अच्छा कर सके, नहीं कि उस पर जबरन थोपे हम। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है बाल केंद्रित शिक्षा का यहाँ पर सिद्धांत में नेक्स्ट सिद्धांत है, देखिए लोकतंत्रात्मक का सिद्धांत। ये सिद्धांत बाल केंद्रित शिक्षा के लिए बहुत ही अच्छा है, लोकतंत्रात्मक का सिद्धांत। ये सिद्धांत क्या होता है, तो देखिए यहाँ पे शिक्षक के लिए सभी छात्र बराबर हो। स्पष्ट रूप से देखिएगा, आप जब शिक्षक हो और बाल केंद्रित शिक्षा यानी बालक के बीच जा रहे हैं, तो आपके लिए सबसे बड़ी बात होती है कि शिक्षक के नज़र में सभी छात्र बराबर होने चाहिए। नहीं तो अभी क्या होता है कि वो मेरा कास्ट का है तो उसको हम ज़्यादा ध्यान से पढ़ा रहे हैं, वो दूसरे कास्ट का है तो उसको हम कम ध्यान से पढ़ा रहे हैं, वो जो है गरीब विद्यार्थी है तो उसको हम नहीं ध्यान दे रहे, वो अमीर घर से आ रहा हम ध्यान दे रहे हैं। ये किसी भी तरह से बाल केंद्रित शिक्षा में नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो इसमें लोकतांत्रिक सिद्धांत क्या कहता है, तो लोकतंत्र के अनुसार सभी छात्र आपस में क्या है, बराबर है, और एक शिक्षक को सभी छात्र को बराबर की दृष्टि से देखा जाना चाहिए, सभी छात्रों पर बराबर ध्यान दिया जाना चाहिए, किसी व्यक्तिगत पर विशेष ध्यान दिया जाना आबंद है, यहाँ पर बॉन्ड किया गया है, इसलिए आप इसको नहीं करेंगे। इसलिए लोकतंत्रात्मक सिद्धांत यही कहता है कि सभी छात्र बराबर हैं और सभी छात्रों पर बराबर ध्यान दिया जाना चाहिए। ये आपको लोकतंत्र के सिद्धांत के अनुसार चलता है बाल केंद्रित शिक्षा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है क्रियाशीलता का सिद्धांत। यह क्या कहता है, क्रियाशीलता का सिद्धांत देखिएगा, बालक को क्रियाशील होना चाहिए, अपने कार्य के प्रति कर्मनिष्ठ होना चाहिए। ठीक है, बाल केंद्रित शिक्षा में कहा जाता है कि बालक को क्रियाशील होना चाहिए, उनको जो भी काम आपके शिक्षक के द्वारा दिया जाए वो बाल शिक्षा पर आधारित, मतलब बाल केंद्रित होना चाहिए। तो बाल केंद्रित है मैंने बच्चा वह कार्य करेगा, तो बच्चा को कोई भी काम करने के लिए क्या होना चाहिए, तो एक्टिव होना चाहिए, क्रियाशील होना चाहिए। ठीक है, और वो अपने कार्य को, जो भी उनको कार्य मिल जाए उसके प्रति उनको क्या होना चाहिए, कर्तव्यनिष्ठ होना चाहिए, समर्पित होना चाहिए, और उसका अंगीकारता के साथ उसका पालन करते हुए काम करना चाहिए, एक्टिव होकर के काम लेना चाहिए। ठीक है, यानी किसी भी काम में बच्चा को यहाँ पे क्रियाशील बनाइए, और जो काम मिलता है वो बाल केंद्रित शिक्षा कहता है कि बच्चों को उस काम में रुचि ले करके भी अधिक क्रियाशील होना चाहिए, कर्तव्यनिष्ठ होना चाहिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है विभाजन का सिद्धांत। विभाजन का सिद्धांत क्या कहता है आपका, विभाजन का सिद्धांत बाल केंद्रित शिक्षा का, तो बाल केंद्रित शिक्षा का विभाजन का सिद्धांत कहता है कि जो बालक है उसको जो भी पढ़ाया जाए, बालक को जो भी पढ़ाया जाए उसको हिस्सों में बांट बांट कर पढ़ाया जाए, जिससे कि समझ आसानी में हो। ठीक है, अगर किसी बच्चा को आपको 10 चैप्टर पढ़ाने का मन कर रहा है तो ये 10 चैप्टर को 5 दिन में बांट दीजिए कि 10 चैप्टर को 5 दिन में हम पूरा करेंगे। ठीक है, 5 दिन में पूरा करेंगे तो आपको कितना पढ़ा, 2-2 टॉपिक पढ़ा, तो ये 2-2 टॉपिक का क्या होना चाहिए, तो यही कहते हैं विभाजन, बांटना। ठीक है, उसको बांट लेंगे हम और कम कम में पढ़ाएंगे, जिससे कि बच्चा उसको अच्छी तरह से समझ बना सके, अच्छी तरह से उसको यहाँ पे समझ सके। ठीक है, और समझ करके ही पढ़ाया जाना है, आपको कम कम करके, विभाजन करके, टुकड़ी में बांट के यहाँ पे आपको करना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है आवृत्ति का सिद्धांत। आवृत्ति का सिद्धांत क्या कहता है, तो बाल केंद्रित शिक्षा में आवृत्ति का सिद्धांत यह कहता है कि पुनरावृत्ति कराने से ज्ञान अस्थायी होता है तथा अभ्यास होता है। ठीक है, यहाँ पर मेरा कहने का मतलब है कि जो बच्चा के बीच आप जाएं तो जब भी पहली घंटी जाए तो आपके नेक्स्ट डे उसके पहले वाली क्लासेस जो आपने ली है उसको क्या करें, सबसे पहले पुनरावृत्ति करा ले बच्चों को। यदि आपने पहाड़ा 2 का सिखाया है तो उस बच्चा को लगभग डेली यहाँ आपको 2 से 3 दिन तक उससे 2 की पहाड़ा पूछने हैं। ठीक है, उससे क्या
होगा, तो बच्चा बार बार उस चीज़ को दोहराएगा, पुनरावृत्ति करेगा, तो उससे क्या हो जाएगा, उसका ज्ञान अस्थाई होता है, जिससे अभ्यास होता है। ठीक है, तो हमें पुनरावृत्ति करना चाहिए। आवृत्ति मतलब बार बार दोहराना चाहिए। आप जो भी पढ़े शाम को उसको सुबह में दोहरा ले, एक दिन बाद दोहरा ले, 2 दिन बाद दोहरा ले। इससे क्या होगा कि आपका ज्ञान अस्थाई और अभ्यास जो है अस्थाई हो जाएगा, फिर आप कभी उसको समझने में समस्या नहीं आएगी। तो ये बाल केंद्रित शिक्षा का आपका यहाँ पर सिद्धांत था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट आता है आपका बाल केंद्रित शिक्षा। नेक्स्ट पॉइंट है आपका बाल केंद्रित शिक्षा के अंतर्गत पाठ्यक्रम का स्वरूप कैसा है। प्रश्न देखिए यहाँ से आएगा। अभी जब आप इसके नीचे जाएंगे तो आप जितने भी चीज़ें पढ़ रहे हैं, कहानी नहीं पढ़ रहे हैं, आपको इससे प्रश्न पूछा जाएगा अभी, इसलिए सभी चीज़ों को बारीकी से समझिएगा, सुनिएगा। ठीक है, चलिए अब आपको हम बता देते हैं कि यहाँ पर जेटेट का न्यू सिलेबस आपका जारी हो चुका है। ठीक है, कैबिनेट में नहीं आया है, लेकिन उसका जो है जो आपको दिया गया है वो आपका सिलेबस वही है जो आपका जून में आए हुए थे। ठीक है, अब रही बात तो उसी को हम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं हर टॉपिक वाइज टॉपिक। तो देखिए इसी तरह से आपका 1 to 5 शिक्षक के लिए EVS आपका कंप्लीट है। आप यहाँ से जैसे RT किताब का पूरा EVS का जो 5 टॉपिक है और क्वेश्चन बैंक बन के तैयार है, आप उसको 150 रुपये में ले सकते हैं। ठीक है, उसके बाद मैथ सेशन जो आपका 1 to 5 का पूरा दिया गया है वो भी कंप्लीट है, आप 150 में ले सकते हैं। हिंदी सेशन भी आपका सिलेबस का पूरा कंप्लीट हो चुका है, उसके आप 100 रुपया में ले सकते हैं। ठीक है, आपका 6 to 8 के लिए ज्योग्राफी सेशन पूरा कंप्लीट हो गया है, आप उसको 150 रुपये में यहाँ से परचेज कर सकते हैं। उसके बाद अभी देखिए आपका CDP का क्लास बहुत जल्द कंप्लीट हो जाएगा, आप CDP भी 150 रुपये में यहाँ से परचेज करके आप सारा टॉपिक सारा PDF यहाँ से पढ़ सकते हैं। और यहाँ पर आपको मोबाइल नंबर आगे दिया गया है, आप उससे संपर्क करके अवश्य जुड़ के यहाँ से ले लेंगे सारे PDF, जो कि आपके परीक्षा के दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। कम पढ़ करके आपको अधिक यहाँ से प्रश्न आएंगे। ठीक है, चलिए बाल केंद्रित शिक्षा के अंतर्गत पाठ्यक्रम कैसा होना चाहिए। यदि बाल बच्चा को हम केंद्रित में रह के अगर पाठ्यक्रम को तैयार करें तो पाठ्यक्रम कैसा होना चाहिए। ठीक है, वह पाठ्यक्रम कैसा होना चाहिए जिससे कि बच्चा का बाल केंद्रित में काम करेगा। ठीक है, पहला पॉइंट कहता है कि बालक के सर्वांगीण विकास तथा उसकी शिक्षा व्यवस्था को सुदृढ़ बनाने के लिए एक अच्छे पाठ्यक्रम की आवश्यकता होती है। ठीक है, जिसका उद्देश्य बालकों का भविष्य निर्माण पर केंद्रित होना आवश्यक होता है। अगर बालक के लिए आप पाठ्य पुस्तक बना रहे हो उसके सर्वांगीण विकास के लिए, तो उसमें पाठ्यक्रम का अवस्था उद्देश्य यह है कि यह जो पाठ्यक्रम है बालक के भविष्य निर्माण पर केंद्रित हो, आवश्यक होता है। बाल केंद्रित शिक्षा के अंतर्गत पाठ्यक्रम का स्वरूप निम्न प्रकार होता है, यहाँ से ध्यान में रख लीजिएगा। ठीक है, जो बाल केंद्रित शिक्षा होता है उसका पाठ्यक्रम कैसा होना चाहिए, तो उसका पाठ्यक्रम इस प्रकार से होना चाहिए, उसका स्वरूप इस प्रकार से होना चाहिए। फर्स्ट पॉइंट कहता है कि बाल केंद्रित शिक्षा में पाठ्यक्रम लचीला होना चाहिए। ठीक है, जो आपका करिकुलम बनाया हुआ पाठ्यक्रम बनाया हुआ है वो कैसा होना चाहिए, लचीला होना चाहिए। ठीक है, मतलब एकदम उसमें ऐसा लचीलापन होना चाहिए कि बच्चा किसी भी स्तर से सीखना चाहे तो वह सीख सकता है। ठीक है, यानी प्रोजेक्ट विधि, आप प्रोजेक्ट बना करके उसको सिखा सकते हैं, खेल खेल में उसको सिखा सकते हैं। तो उसका जो पाठ्यक्रम ऐसा होना चाहिए जिसको देख के बच्चा लचीले रूप से सहज भाव से यहाँ पे सभी काम को कर सके। ठीक है, दूसरा पॉइंट कहता है कि पाठ्यक्रम कैसा होना चाहिए, तो वातावरण के अनुसार होना चाहिए। ठीक है, मान लीजिए कि जिस राज्य में जैसा वहाँ का वातावरण है उस वातावरण के अनुसार वहाँ का पाठ्यक्रम होना चाहिए। ठीक है, पाठ्यक्रम पूर्व ज्ञान पर आधारित होना चाहिए। पाठ्यक्रम बच्चों के लिए कैसा बनाया जाएगा यहाँ पे, तो पाठ्यक्रम जो है आपका पूर्व ज्ञान मतलब उस बच्चा का ज्ञान पीछे का कैसा है, कितना जानकारी है, उसके आधार पर आधारित होना चाहिए। यानी जब आप जाएं अपने विद्यालय के वर्ग में जब आप जाते हैं तो आपका पाठ्यक्रम जो होना चाहिए वो बच्चा से पहले आप पूर्व ज्ञान पूछेंगे और उस पूर्व ज्ञान के आधार पर ही आपका पाठ्यक्रम होना चाहिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट कहता है पाठ्यक्रम छात्रों की रुचि के अनुसार होना चाहिए। देखिए सभी छात्र की अलग अलग रुचियां हैं, उन बच्चों या छात्रों के रुचि के अनुसार पाठ्यक्रम होना चाहिए जिससे कि वह अच्छे तरह से इसमें इंटरेस्ट ले। और जब बच्चा किसी भी पाठ्यक्रम में रुचि ले लेता है तो आप समझिए कि वह काम उसके लिए अस्थायी हो जाता है और वह कभी भुलाता नहीं। इसलिए पाठ्यक्रम जो है बाल केंद्रित शिक्षा का यहाँ पे छात्रों की रुचि के अनुसार होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है
पाठ्यक्रम बालकों के मानसिक स्तर के अनुसार होना चाहिए। जो आपका पाठ्यक्रम बनाया जा रहा है, जो आपके टॉपिक बनाया जा रहा है, वो बालकों के मानसिक स्तर, यानी जब आप विद्यालय में जाते हैं प्रत्येक बालक का मानसिक स्तर अलग अलग होता है, तो उसका हम लोग मानसिक स्तर देख लेते हैं और वह मानसिक स्तर के अनुसार पाठ्यक्रम को बनाया जाना चाहिए, शिक्षक को बनाना चाहिए शिक्षक को, जिससे कि हर बच्चा उसको आसानी से स्वीकार कर सके। ठीक है, चलिए अगला है, पाठ्यक्रम में, जो हमारा पाठ्यक्रम है उसमें व्यक्तिगत विभिन्नताओं का ध्यान रखना चाहिए। जो आपका पाठ्यक्रम है उसमें क्या होता है कि आपका बच्चा जो है व्यक्तिगत रूप से विभिन्न होता है, अलग अलग होता है, एक जैसा होता नहीं है। ठीक है, तो पाठ्यक्रम में क्या होना चाहिए, तो व्यक्तिगत विभिन्नता को ध्यान में रख करके काम करना चाहिए। और यहाँ पे उससे क्या होगा, तो जब उसकी विभिन्नताओं के बारे में जब आप ध्यान रख के पाठ्यक्रम बनाएंगे तो वह बच्चा आसानी से उस पाठ्यक्रम के सारे प्रश्नों को हल कर सकेगा, वह सीख सकेगा। ठीक है, नेक्स्ट है, सर्वांगीण विकास में सहायक पाठ्यक्रम होना चाहिए। पाठ्यक्रम ऐसा होना चाहिए जो कि बच्चे का सर्व अंग, सभी गुण का विकास करना चाहिए। उसमें 360 डिग्री एंगल पर विकास होना चाहिए। अच्छे से अच्छे कार्य के लिए वह हर समय बच्चा को प्रेरित रहना चाहिए, इच्छुक होना चाहिए, जिससे कि हर बच्चा में सभी तरह से सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक सभी तरह का उसमें गुणों का विकास आना चाहिए, जो कि ये बाल केंद्रित शिक्षा में रखा गया है। यानी बाल केंद्रित शिक्षा में बालक को ध्यान में रख करके बालक का क्या होना चाहिए, तो सर्वांगीण विकास होना चाहिए, सभी कार्यों में आगे होना चाहिए। ये सर्वांगीण विकास आपका 360 डिग्री का होता है। ठीक है, चलिए अब हम लोग यहाँ पे क्या देखेंगे, तो बाल केंद्रित शिक्षा से वस्तुनिष्ठ प्रश्न देखेंगे, टॉपिक 3 है। अब आप यहाँ पर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखेंगे बाल केंद्रित शिक्षा का। अभी आपने थ्योरी क्लासेज को यहाँ पे देख लिया है, अब आप यहाँ पर वस्तुनिष्ठ प्रश्न ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखें, कितना सही हो पाता है जरूर बना के हमें बताइएगा। ठीक है, चलिए आते हैं प्रश्न की ओर। क्या प्रश्न आपका दिया गया है, बाल केंद्रित शिक्षा में प्राथमिक स्थान किससे दिया जाता है। पंजाब टेट 2017 का प्रश्न है, बाल केंद्रित शिक्षा में प्राथमिक स्थान किससे दिया जाता है। पंजाब टेट 2017 का प्रश्न है। पाठ्य पुस्तक को, शिक्षक के निर्देश को, बच्चों के अनुभव और सक्रिय भागीदारी को अनुशासन के बनाए रखने में। ठीक है, बाल केंद्रित शिक्षा में प्राथमिक स्थान किसको दिया जाता है, बाल केंद्रित शिक्षा में प्राथमिक स्थान किससे दिया जाता है, आपसे पूछा जा रहा है। ठीक है, ये पंजाब टेट 2017 का पूछा गया प्रश्न था। ठीक है, पाठ्य पुस्तक को दिया जाता है, शिक्षक के निर्देश को दिया जाता है, बच्चों के अनुभव और सक्रिय भागीदारी को दिया जाता है, या अनुशासन बनाए रखने को दिया जाता है। ठीक है, तो आपका क्या सही आंसर है आप हमें करके बताएं। तो बाल केंद्रित शिक्षा में किसको ध्यान दिया जाता है, बच्चों के अनुभवों को और उसके सक्रिय भागीदारी को बाल केंद्रित शिक्षा में मुख्य रूप से स्थान दिया जाता है। राइट आंसर इसका सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सी विशेषता बाल केंद्रित शिक्षा की नहीं है। आपको बताना है कि इसमें कौन सा जो विशेषता है वो बाल केंद्रित शिक्षा का नहीं है, आपको बताना है। ठीक है, ये हरियाणा टेट 2018 का पूछा गया प्रश्न है। शिक्षण के विभिन्न विधियां अपनाना, केवल पाठ्य पुस्तक को ही ज्ञान का एकमात्र स्रोत बनाना, बच्चों के चहुमुखी विकास पर ध्यान देना और लचीला पाठ्यक्रम होना। ठीक है, क्या इसमें आपका है। ठीक है, कौन सी विशेषता नहीं है आपसे पूछा गया है बाल केंद्रित शिक्षा का, तो बाल केंद्रित शिक्षा का कौन सा इसमें विशेषता नहीं है। ठीक है, तो बाल केंद्रित शिक्षा क्या करता है, तो शिक्षण की विभिन्न विधियों को अपनाता है। ठीक है, केवल पुस्तक को ही ज्ञान का मात्र स्रोत मानता है, ये गलत है। बाल केंद्रित शिक्षा केवल पुस्तक पर आधारित नहीं होता है, केवल पुस्तक पर आधारित नहीं होता है। बाल केंद्रित शिक्षा केवल पाठ्य पुस्तक पर आधारित नहीं होता है, इसलिए ये गलत है। ठीक है, बहुत बच्चे के चौमुखी विकास पर ध्यान देता है, तो ये बिल्कुल सही है। बाल केंद्रित शिक्षा में बच्चों के सर्वांगीण विकास पर ध्यान दिया गया है। और लचीला पाठ्यक्रम, तो बाल केंद्रित शिक्षा का पाठ्यक्रम लचीला होना चाहिए। अभी आपने इसके पहले विशेषता में सभी को देखा था, या पाठ्यक्रम का स्वरूप कैसा होना चाहिए था, उसमें आप लोगों ने देखा था इस सारे पॉइंट को। ठीक है, तो आपसे देखिए यहाँ पे क्या हो गया, कौन सा नहीं था, तो केवल पाठ्य पुस्तक को ही ज्ञान का एक स्रोत माना जाता है, ये आपका गलत है, ये आपका सही है। जो पूछा गया है वो नहीं है। क्लियर। अगला है, बाल केंद्रित शिक्षा में शिक्षक की क्या भूमिका होती है। बाल केंद्रित शिक्षा में एक शिक्षक का क्या भूमिका होता है
उत्तराखंड टेट 2021 में पूछा गया है। ठीक है, जो बाल केंद्रित शिक्षा है उसमें शिक्षक की क्या भूमिका होती है आपको बताना है। ठीक है, एक कठोर प्रशासक की होती है, एक मार्गदर्शक और सुगमकर्ता की होती है, कक्षा में चुपचाप बैठकर अवलोकन करने का होता है, केवल व्याख्यान देने का होता है। ठीक है, तो बाल केंद्रित शिक्षा में एक शिक्षक की क्या भूमिका होती है आपको बताना है। ठीक है, तो देखिए जो बाल केंद्रित शिक्षा होता है उसमें एक शिक्षक का जो भूमिका होता है वह एक मार्गदर्शक और सुगमकर्ता के रूप में होता है। शिक्षक जो होता है एक आपका कुशल मार्गदर्शक और एक सुगमकर्ता साधन है जो बाल केंद्रित शिक्षा में बच्चों को अच्छी तरह से यहाँ पे नियंत्रित कर पाता है, यानी उसको मार्गदर्शक और सुगमकर्ता के रूप में शिक्षक यहाँ पर बाल केंद्रित शिक्षा में कार्य कर रहा होता है। ठीक है, बाल केंद्रित शिक्षा का मुख्य सिद्धांत क्या है? बाल केंद्रित शिक्षा का मुख्य सिद्धांत क्या है? ठीक है, रट कर याद करना। बाल केंद्रित शिक्षा का सिद्धांत क्या है? रट कर याद करना। ये बाल केंद्रित शिक्षा कभी नहीं कहता रट कर याद करना। करके सीखना, लर्निंग बाय डूइंग, ये बिल्कुल सही है। बाल केंद्रित शिक्षा में बच्चा को करके सीखना, बच्चा को केंद्र बिंदु में रख के उसको करके सिखाने के लिए कहा गया है, ये सही है। परीक्षा केंद्रित शिक्षा, तो बाल केंद्रित शिक्षा में परीक्षा को कोई विशेष महत्व नहीं दिया गया है। दंड आधारित शिक्षा, इसमें से दंड को हटा दिया गया है, इसलिए बाल केंद्रित शिक्षा में मुख्य उद्देश्य क्या है? ये पंजाब टेट 2019 में पूछा गया था। तो बाल केंद्रित शिक्षा का मुख्य सिद्धांत जो है वो आपका यहाँ पर क्या है? करके सीखना। ठीक है, करके सीखना, लर्निंग बाय डूइंग जो है बाल केंद्रित शिक्षा का मुख्य सिद्धांत है। ठीक है, चलिए आप जो ये चैनल का प्रसारण देख रहे हैं ये आपका है एग्जाम हैप्पी बाय झारखंड, जिसका मोबाइल नंबर है 96 310 54 226। आपका यह प्लामू सेशन से प्रकाशित किया जा रहा है, तो आप यहाँ से जुड़ करके आप जो है बना सकते हैं, सारे नोट्स पीडीएफ देख सकते हैं, सभी आपके हैंड रिटेन नोट्स हैं और आपका जो है एकदम गुणवत्ता और उतना ही प्रश्न उतना ही पॉइंट डिटेल्स किए गए हैं जो आपको एग्जाम में हर एग्जाम में पूछा जा रहा है। ठीक है, इसलिए आप सभी यहाँ से हर सब्जेक्ट का नोट्स लेकर के पढ़ सकते हैं, तैयारी कर सकते हैं। जरूर जुड़े और जल्दी जुड़े। ठीक है, जिससे कि आपका यहाँ से अच्छा मार्क्स आ सके। चलिए देखिए, बाल केंद्रित शिक्षा में मूल्यांकन किस प्रकार का होना चाहिए? ये बिहार शिक्षक पात्रता परीक्षा 2014 के पूछे गए प्रश्न हैं कि बाल केंद्रित शिक्षा में शिक्षा का मूल्यांकन किस प्रकार का होना चाहिए। ठीक है, पहला है केवल सत्र के अंत में लिखित परीक्षा द्वारा बच्चों की प्रगति के सतत और गुणात्मक मूल्यांकन के द्वारा केवल अंकों के आधार पर बच्चों के बीच प्रतिस्पर्धा बढ़ावा देने वाला। ठीक है, तो बाल केंद्रित शिक्षा में मूल्यांकन किस तरह से हो रहा है? तो बच्चों की प्रगति का सतत और गुणात्मक मूल्यांकन किया जा रहा है, कंटिन्यूअस उसका एवल्यूएशन होता है। सतत और व्यापक मूल्यांकन, सतत और गुणात्मक मूल्यांकन बच्चों का होता है बाल केंद्रित शिक्षा में। ठीक है, चलिए अगला है, यहाँ पे देखिएगा, प्रगतिशील शिक्षा का जनक किसे माना जाता है? प्रगतिशील शिक्षा का जनक किसको माना जाता है? हरियाणा टेट 2020 का पूछा गया प्रश्न है। जीन पियाजे को, बीएफ स्कैनर को, जॉन डीवी को, कोहलवर को। ठीक है, तो प्रगतिशील शिक्षा का जनक किसको माना जाता है? तो प्रगतिशील शिक्षा का जनक जो है आपको जॉन डीवी को माना जाता है। जॉन डीवी को प्रगतिशील शिक्षा का जनक माना जाता है। ठीक है, जॉन डीवी को प्रगतिशील शिक्षा, बाल केंद्रित शिक्षा का जनक माना जाता है, याद कर लीजिएगा। बाल केंद्रित शिक्षा का मुख्य आधार क्या है? जो बाल केंद्रित शिक्षा है उसका मुख्य आधार क्या है? ये उत्तराखंड टेट 2018 का पूछा गया प्रश्न है। शिक्षक की व्यक्तिगत रुचियां, प्रत्येक बच्चा विशिष्ट होता है, केवल अनुशासन, पाठ्य पुस्तक की विषय वस्तु। ठीक है, बाल केंद्रित शिक्षा का मुख्य आधार क्या है आपको बताना है। ठीक है, शिक्षक की व्यक्तिगत रुचियां, प्रत्येक बच्चा विशिष्ट होता है, केवल अनुशासन, पाठ्य पुस्तक की विषय वस्तु क्या होता है। ठीक है, देखिए आपको बता देते हैं, बाल केंद्रित शिक्षा का मुख्य आधार जो है शिक्षक की व्यक्तिगत रुचियां, ये कभी नहीं है। प्रत्येक बच्चा विशिष्ट होता है, ये बिल्कुल सही है कि बाल केंद्रित शिक्षा में प्रत्येक बच्चा की रुचि अलग अलग होता है, प्रत्येक बच्चा का प्रेरणा अलग अलग होता है, इसलिए प्रत्येक बच्चा विशिष्ट भी होता है, ये बिल्कुल सही है। बाल केंद्रित शिक्षा में केवल अनुशासन, ये बिल्कुल गलत है। पाठ्य पुस्तक पर आधारित, ये बिल्कुल गलत। ठीक है, यानी बाल केंद्रित शिक्षा का मुख्य आधार क्या है? तो प्रत्येक बच्चा अपने आप में विशिष्ट होता है। ठीक है ना, चलिए अगला है,
बाल केंद्रित कक्षा में बच्चे सामान्यतः कैसे सीखते हैं? बाल केंद्रित कक्षा में बच्चे सामान्यतः कैसे सीखते हैं? सीजी टेट 2016 का पूछा गया प्रश्न है। केवल शिक्षक से, केवल पाठ्य पुस्तक से, व्यक्तिगत और सामूहिक दोनों से, केवल अपने माता पिता से। ठीक है, बाल केंद्रित कक्षा में बच्चा कैसे सीखता है? केवल शिक्षक से सीखता है, ये गलत है। केवल पाठ्य पुस्तक से सीखता है, ये भी गलत है। व्यक्तिगत और सामूहिक दोनों, यानी बच्चा अपने व्यक्तिगत पर्सनली लाइफ से भी सीखता है और वो ग्रुप में रह करके सीख रहा होता है। केवल अपने माता पिता से सीखता है तो ऐसा भी नहीं है, यानी राइट आंसर सी होगा। व्यक्तिगत और सामूहिक दोनों रूप से वह बच्चा बाल केंद्रित शिक्षा में सीख रहा होता है। ठीक है, अगला है, शिक्षण की किस पद्धति में करके सीखना सबसे अधिक बल दिया जाता है? एमपी टेट 2018। ठीक है, शिक्षण की वह कौन सी विधि है जिसमें बच्चा करके सीखना, लर्निंग बाय डूइंग पर बल दिया गया है? व्याख्यान विधि में, पाठ्यपुस्तक विधि में, बाल केंद्रित में, या रटने की पद्धति में? ठीक है, तो शिक्षण की पद्धति में किस में करके सीखने का ध्यान दिया गया है? तो वह आपका बाल केंद्रित में या प्रगतिशील शिक्षा जो कहते हैं उस पर ध्यान दिया गया है। ठीक है, बाल केंद्रित शिक्षा में करके सीखना पर ध्यान दिया गया है। अगला प्रश्न है, बाल केंद्रित कक्षा में बच्चों को क्या अवसर मिलना चाहिए? बाल केंद्रित कक्षा में बच्चों को क्या अवसर मिलना चाहिए? पंजाब टेट 2020 में पूछा हुआ था। प्रश्नों को रटने का, अपनी बात कहने और प्रश्न पूछने का, शिक्षक की नकल करने का, या शांत बैठने का? ठीक है, बाल केंद्रित कक्षा में बच्चों को क्या अवसर मिलना चाहिए? प्रश्नों को रटने का, तो बाल केंद्रित शिक्षा जो है वो बच्चों को रटने पर कभी जोर नहीं देता है। अपनी बात कहने और प्रश्न पूछने का, ये बिल्कुल सही है कि बाल केंद्रित शिक्षा में बच्चों को स्वतंत्रता दी जानी है, जिससे बच्चा आपसे प्रश्न पूछ सके और आपसे कह सके खुल करके, जिससे आप उसका जो है निराकरण कर सके। तो बाल केंद्रित शिक्षा में किस बच्चों को क्या अवसर मिलना चाहिए? तो अपनी बात को कहने का और प्रश्न को पूछने का अवसर जरूर देना चाहिए। शिक्षक की नकल करने का बिल्कुल गलत है। शांत बैठने का बिल्कुल गलत है, यानी राइट आंसर इसका बी है। बाल केंद्रित शिक्षा में बच्चों को अपनी बात कहने का और प्रश्न पूछने का अवसर मिलना चाहिए। ठीक है, चलिए अगला है, बाल केंद्रित शिक्षा का समर्थन निम्नलिखित में से किस विचारक द्वारा किया गया? ठीक है, बाल केंद्रित शिक्षा का समर्थन निम्नलिखित में से किस विचारक द्वारा किया गया है? उत्तराखंड टेट 2019 में पूछा गया था। ठीक है, B.F. स्किनर के द्वारा, चार्ल्स डार्विन के द्वारा, एरिक इरिक्सन के द्वारा, जॉन डेवी के द्वारा। ठीक है, बाल केंद्रित शिक्षा में शिक्षा का समर्थन किसने किया? तो वो आपको वैज्ञानिक जो थे उनका नाम था जॉन डेवी। जॉन डेवी ने बाल केंद्रित शिक्षा का विचार का समर्थन यहाँ पे किया है। ठीक है, जॉन डेवी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बाल केंद्रित शिक्षा में मूल्यांकन का उद्देश्य क्या है? बाल केंद्रित शिक्षा में मूल्यांकन का मुख्य उद्देश्य क्या है? ये आपका पूछा गया है यूपी टेट 2014 में। बच्चों को पास या फेल करना, ये बाल केंद्रित शिक्षा का उद्देश्य नहीं है। बच्चों के बीच प्रतिस्पर्धा पैदा करना, ये भी बाल केंद्रित शिक्षा का उद्देश्य नहीं है। अधिगम में आने वाले कठिनाइयों को समझकर उनमें सुधार करना, ये बिल्कुल सही है कि बाल केंद्रित शिक्षा में मूल्यांकन का जो उद्देश्य होना चाहिए कि वो उनको सीखने के स्तर में कौन कौन सी कठिनाइयाँ आ रही है उसको समझकर उनमें सुधार करना, यही बाल केंद्रित शिक्षा का मुख्य उद्देश्य है। तो राइट आंसर इसका सी है। बच्चों को दंडित करना ये बाल केंद्रित शिक्षा का उद्देश्य नहीं है, मूल्यांकन नहीं होना चाहिए। ठीक है, निम्नलिखित में कौन सा विकल्प बाल केंद्रित शिक्षा का गुण नहीं है? इसमें कौन सा ऐसा विकल्प है जो बाल केंद्रित शिक्षा का गुण नहीं है? दिमाग में रखिएगा नहीं बात को। सीजी टेट 2016 में पूछा है। ठीक है, सक्रिय भागीदारी बताइए। आपको अभी पाठ्यपुस्तक के बारे में बताया गया था बाल केंद्रित शिक्षा का, तो बाल केंद्रित शिक्षा में सक्रिय भागीदारी बच्चों को होनी चाहिए, बिल्कुल सही है। जिज्ञासा को प्रोत्साहन, तो बाल केंद्रित शिक्षा में बच्चों की जो जिज्ञासा होती है उसको प्रोत्साहन दिया जाता है, जिससे कि बच्चे उसको शिक्षक के बीच बोल सके, रख सके। ठीक है, शिक्षक केंद्रित व्याख्यान बिल्कुल गलत। बाल केंद्रित शिक्षा में यहाँ पर बालक को केंद्र में रख के व्याख्या दिया जाता है, न कि शिक्षक को, बिल्कुल गलत है। खोजपूर्ण अधिगम सही है, खोजपूर्ण अधिगम इसमें बनाया गया है। ठीक है, तो इसमें पूछा गया कौन सा विकल्प नहीं है, तो ये शिक्षक केंद्रित व्याख्या नहीं है, ये बालक का केंद्रित में रख के बनाया गया है। बाल केंद्रित शिक्षा प्रणाली में पाठ्यक्रम कैसा होना चाहिए? बाल केंद्रित शिक्षा प्रणाली में पाठ्यक्रम कैसा होना चाहिए? ये पंजाब टेट 2018 का पूछा गया प्रश्न है। कठोर और निश्चित,
केवल परीक्षा पर आधारित, लचीला और बच्चों की आवश्यकता के अनुरूप केवल पाठ्य पुस्तक तक सीमित होना चाहिए। ठीक है। बाल केंद्रित शिक्षा में शिक्षण का पाठ्यक्रम कैसा होना चाहिए? अभी आप लोगों ने पॉइंट टू पॉइंट देखा था, उसमें क्या था बताइए आपको। कठोर और निश्चित होना चाहिए? बिल्कुल नहीं, बाल केंद्रित शिक्षा में कठोर चीज नहीं बनाया गया। केवल परीक्षा पर आधारित होना चाहिए? ये भी नहीं। ठीक है। लचीला और बच्चों की आवश्यकता के अनुरूप होना चाहिए? बिल्कुल। बाल केंद्रित शिक्षा का शिक्षण प्रणाली कैसा है? लचीला है और बच्चों की आवश्यकता के अनुरूप आधारित है। राइट आंसर इसका सी हो जाएगा। ठीक है, राइट आंसर इसका सी हो जाएगा। तो इस तरह से देखिए, बाल केंद्रित शिक्षा से आपका जो टॉपिक बनाया गया है वो इसी स्तर का प्रश्न होगा। अगर आप इसका थ्योरी और ऑब्जेक्टिव एक बार से 2 बार 3 बार 4 बार अच्छी तरह से कर लेते हैं तो हम आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास आपको दिलाते हैं कि यहाँ पे सीडीपी में बहुत अच्छे मार्क्स आपके आ जाएंगे। ठीक है। तो सभी शिक्षक बंधु जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं, यहाँ से पूरे पीडीएफ को लेकर के आराम से पढ़ लीजिए। आपका जो जेटेड न्यू सिलेबस बनाया गया है सीडीपी का, वो पूरा यहाँ पे कंप्लीट है, आप यहाँ से ले सकते हैं। ठीक है, पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं। बाकी आएगी अब आपके प्रैक्टिस सेट के सेशन, जिसमें हम लोग सभी सब्जेक्ट का यहाँ पर प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है। और इस तरह से आप सभी को अवश्य यहाँ पर 150 रुपये में परचेज कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं, बहुत अच्छे अंक उठा सकते हैं। वीडियो के अंत तक जुड़े रहे। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।